हेलो, तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विवरण और जाति प्रथा के ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके पूरे ऑब्जेक्टिव और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके पाठ के पूरे सारांश और परिचय को पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके पूरा सब्जेक्टिव को ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप 2026 एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टारगेट है 2025 में 1 के सब्सक्राइबर पूरा करने का, तो आप लोग सपोर्ट जल्दी से कीजिए। और ये देखिए, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में आप सभी लोगों को PDF और नोट्स दिया जाएगा। तो वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। इससे पिछले जो क्लास कराया गया है उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके आंसर देखते हैं। देखिए, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि युग में जातिवाद के प्रभुत्व की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के प्रभुत्व की कमी नहीं है, जिसके स्वरूप जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। क्या हुआ है? आज के युग में जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो श्रम विभाजन है वो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, जो अस्वाभाविक है। क्या है? जो अस्वाभाविक है। श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, वो क्या है? अस्वाभाविक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, जो जातिवाद के पोषक हैं, पोषक का अर्थ क्या होता है, तो जो पालन करने वाले हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, जातिवाद के पोषक का तर्क है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। आज का जो आधुनिक समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का क्या करता है, तो आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हो गया दूसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। जो जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक, उस पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। जो जाति प्रथा है वो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो ये आप लोग समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जल्दी से कमेंट में करके बताइए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जो जाति है भारतीय समाज में उसका स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कही जाती है। तो ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। इसके आंसर देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन और अस्वाभाविक है। देखिए, जो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर ही श्रम का विभाजन किया गया है, और यह कैसा है, तो अस्वाभाविक विभाजन है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह अस्वाभाविक विभाजन है। क्यों है देखिए, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं है। ये आप लोग समझिए कि अस्वाभाविक विभाजन क्यों है, क्योंकि यह श्रमिकों की रुचि पर और कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। देखिए, माता के गर्भ में जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, तभी उसके काम और जाति का निर्धारण कर दिया जाता है कि यह लड़का इस जाति का है तो इसी जाति का काम करेगा, भले उस कार्य में उसका रुचि लगे और कुशल हो या न हो, उसी कार्य को करेगा। अरुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है और अकमव्यता भी बढ़ती है। ये आप लोग समझ गए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ गए।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जो जाति प्रथा है वह भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कैसा है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। जो भारतीय समाज है उसमें श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति ही है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए श्रमिक कार्य में कुशल हो या नहीं हो, उसमें उसका रुचि है या नहीं हो, वही काम उसको करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, तो कोई कार्य कुशल पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। जब श्रमिक का कार्य में दिल लगेगा नहीं दिमाग लगेगा, तो वह कार्य को कुशल पूर्वक कैसे कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये आप लोग समझ गए। यही कारण है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक आज के उद्योगों और गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इसका आंसर देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का। लेखक भीमराव अम्बेडकर, जो लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं या जाति को मानते हैं। जो माँ के गर्भ में ही जाति और कार्य का निर्धारित कर दिया जाता है, उसी को मानते हैं। क्योंकि अरुचि और विवशतावश वह मनुष्य काम को टालने लगता है। जब किसी काम में मन नहीं लगता है तो वो व्यक्ति क्या करता है? उस काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्या करता है? और काम थोड़ा थोड़ा होता है, यानी कम करने लगता है। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो श्रमिकों का नहीं दिल लगता है नहीं दिमाग लगता है कार्य करने में, तो ऐसे कार्य मन से नहीं होगा। कोई भी कार्य मन से करने से ही पूरा होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई मन से करेंगे तभी आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आप लोग क्वेश्चन 6 नंबर समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी लेखक ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक पहलू के रूप में दिखाया है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसके आंसर देखते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी लेखक जो है वो विभिन्न प्रथाओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाए हैं। जैसे इस प्रकार है अस्वाभाविक श्रम विभाजन। जाति प्रथा में क्या होता है कि अस्वाभाविक श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। बढ़ती बेरोजगारी, क्या होता है? जो बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव होता है। गतिशील और आदर्श समाज नहीं बन पाता है तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप खत्म हो जाता है, यानी नहीं रह जाता है आदि, ये सब होता है। तो ये आप लोग समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। अगर आप लोगों को सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। देखते हैं इसके आंसर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक मानता है। जैसे बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। देखिए बहुविध यानी बहुत विध हितों में सबका भाग एक समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। कि
हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना को होनी चाहिए। और समाज में कैसे रहना चाहिए, मिल व्यवहार करना चाहिए और भाई भाई में दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। इसी तरह कहते हैं लेखक कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। ये आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन समझ गए। और ये आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। सारांश लिखना है इस पाठ का। देखिए आप लोग पाठ को इस पढ़े हैं और मैं भी पढ़ाया हूँ, पिछली वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। इस पाठ से संबंधित आपको जो बात याद है सब को लिख देना है, इसमें सबको लिख देना है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखा हूँ, आप अपने मन से बढ़ा के इसमें लिख सकते हैं। कम से कम ऐसा क्वेश्चन जब आता है पाठ का सारांश लिखने का तो कम से कम 2 पन्ना आप लोगों को जरूर लिखना है। देखिए आज के युग में जाति प्रथा के वकालत सबसे बड़ी विडम्बना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसा लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन का निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन का नहीं। देखिए जो आधुनिक युग है उसको श्रम विभाजन का आवश्यक है लेकिन श्रमिक विभाजन का नहीं। और जो श्रम विभाजन है वो अपने साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है और ऊंच नीच करार देता है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कर देता है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए वस्तु जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। देखिए जो श्रम विभाजन होता है वह मनुष्य की रुचि पर होता है लेकिन श्रमिकों का विभाजन कर देता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मजात पेशा थोप दी जाती है। जो जाति प्रथा है वह मनुष्य को जन्मजात थोप दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही उसकी जाति को निर्धारण कर दिया जाता है। मनुष्य की रुचि और अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। जो उसका रुचि है और अरुचि है उसका कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है और जब उसका रुचि नहीं लगेगा तो अपने काम को टालने लगता है। न कुशलता आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है और न ही काम कुशल पूर्वक होगा तो न ही श्रेष्ठ उत्पादन होगा। क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, जो व्यवसाय है उसमें तो ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने की विकल्प। देखिए जो व्यवसाय है उसमें ऊंच नीच तो होता रहता है लेकिन व्यवसाय में क्या होना है, पेशा बदलने की अनुमति भी दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। क्या है कि जाति प्रथा में आप अपने पेशा को बदल नहीं सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप लोग घाटा लग रहा है तो उस व्यवसाय को बंद करके अगला ही व्यवसाय शुरू करेंगे न। लेकिन इसमें क्या है कि नहीं, घाटा हो रहा है तो आपको घाटे में ही रहना है लेकिन आपको पेशा नहीं बदलना है। इससे संबंधित और सब भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग को इतना छोड़ दीजिएगा। देखिए अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। क्या कि ऐसा काम हो रहा है इसलिए हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधता सबका भाग होता है। इसमें अवैध संपर्क ने अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिलते मिलते रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। आदर्श समाज में कैसे लोग रहते हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह मिलकर रहते हैं। इसी का नाम ही लोकतंत्र है। क्या है, इसी का नाम ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए। इसमें और अपने से भी लिख सकते हैं जितना आप लोग को याद आ रहा है। तो ये आप लोग का पूरा खत्म हो गया, लगभग 9 क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे लिख कर याद कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो ये आप लोग को PDF दे दिया जाएगा और लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन हो गया। और कमेंट करके ये बताइए कि अगले वीडियो में क्या लाया जाए, हिंदियों के कंटिन्यू किया जाए या किसी अन्य विषय को शुरू किया जाए। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पोल भी कर दूँगा, वहाँ से जुड़ के आप लोग पोल का जवाब दे सकते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।